आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हिंदी की दो महानतम साहित्यकारों की एक मुलाकात का किस्सा। उनमें से एक है महादेवी वर्मा और दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद। हम सभी लोग जानते हैं कि दोनों एक ही समयावधि में उनका लेखन काल एक ही था, एक ही समय पर वो लिख रहे थे। जब महादेवी वर्मा अपने प्रसिद्धि के स्तर पर थी तब जयशंकर प्रसाद भी कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। ये तब की मुलाकात है। जो प्रसाद थे जयशंकर प्रसाद, वो काशी में रहते थे और महादेवी वर्मा प्रयाग में रहती थी। जयशंकर प्रसाद को बहुत लंबी आयु प्राप्त नहीं हुई थी, 48 साल ही वो जिए थे। लेकिन फिर भी उनसे केवल एक ही मुलाकात हो पाई है महादेवी वर्मा की, और इसका महादेवी वर्मा को भी बहुत दुख है। ये सब जो किस्से मैं सुना रहा हूं, ये महादेवी वर्मा ने किताब लिखी है पथ के साथी, उसमें संकलित है। आप चाहें तो पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते फिर मैं तो हूं ही आपको सुनाने के लिए वो किस्सा। भागलपुर से एक बार महादेवी वर्मा आ रही थी और सोचा कि इतना दोनों छायावाद का आपने नाम सुना होगा। छायावाद के 4 मजबूत स्तंभों में से 2 लोग ये थे, एक महादेवी वर्मा थी, एक जयशंकर प्रसाद के। भागलपुर से आ रही थी, सोचा कि क्यों ना जयशंकर प्रसाद से मुलाकात की जाए। तो ट्रेन चलती थी उस समय, जैसी भी ट्रेन होती होगी। तो ट्रेन में रुकी, स्टेशन पे पहुंची, प्रयाग के स्टेशन पे पूछा, वहां किसी से स्टेशन से उतर के पूछा, वेटिंग रूम में सामान रख दिया कि यहाँ जयशंकर प्रसाद से मुलाकात करनी है। बहुत वरिष्ठ कवि हैं, छायावाद के लेखक हैं, कामायनी लिख रहे हैं। तो उन्हें किसी ने उनका पता नहीं बता पाए। जैसा कि आज हम लोग एक अपना ग्रुप चलाते हैं कि इटावा के जितने भी लिखने वाले हों, कवि लोग हों, वो सभी एक मंच पर हों। तब ऐसा कोई काव्य चेतना करके समूह नहीं था कि अच्छा व्हाट्सएप नंबर निकाल लिया, व्हाट्सएप भी नहीं था। लेकिन अब हमारे पास ऐसी सुविधा है कि आप बातचीत कर सकते हैं लोगों से। उस समय ऐसी सुविधा नहीं थी। तो एक रिक्शे वाले से पूछा कि प्रसाद को जानते हो? रिक्शे वाले ने कहा नहीं, प्रसाद को नहीं जानता। कौन प्रसाद? उसने कहा। फिर एक दूसरा रिक्शे वाला आया जो वहां बैठ के सुन रहा था। उसने महादेवी से आके पूछा, सुंगनी साहू क्या जाना है? ये सुन के महादेवी गुस्सा आया, सुंगनी साहू? मैं प्रसाद के बारे में, कवि के बारे में पूछ रही हूँ, ये मुझे व्यापारी के बारे में बता रहा है। गुस्सा आया। फिर थोड़ी देर बाद, चूंकि कवियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता नहीं है, वो दिल के बड़े नरम होते हैं, तो अगले ही क्षण फिर महादेवी ने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, सुंगनी साहू काम क्या करते हैं? तो पता चला, एक तो महादेवी वर्मा ने अंदाजा लगाया था कि सुंगनी साहू तंबाकू का कुछ काम करते होंगे, जो कि उस समय प्रसिद्ध था उस क्षेत्र में। तो रिक्शे वाले ने उत्तर दिया कि आप लेखक जान पड़ती हैं, लेकिन हमारे सुंगनी साहू भी बहुत बड़े बड़े कवित्र रचते हैं। कविता से बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े कवित्र रचते हैं। तो महादेवी वर्मा को लगा कि अगर सुंगनी साहू कविता लिखते हैं, कवित्र रचते हैं, फिर तो जयशंकर प्रसाद को जानते होंगे। क्यों ना सुंगनी साहू से मिला जाए, फिर उनसे जयशंकर प्रसाद को पूछा जाए, खोजा जाए, मतलब पूछा जाए खोजा जाए, बात एक ही है। तो महादेवी चल पड़ी सुंगनी साहू के परिवार में। देखा, महादेवी जहां तक रिक्शे से जा सकती थी वहां तक रिक्शे से गई, लेकिन सकरी गलियों में उनका घर था। पता चला कि सुंगनी साहू ही जयशंकर प्रसाद है। दोनों ने मुलाकात करी। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने पूछा, चूंकि महादेवी वर्मा का जो फिजिक था, उनकी हाइट बहुत कम थी, रंग सांवला था, और महादेवी नाम ही एक ऐसा पड़ता है कि कोई एकदम खूंखार औरत रही होगी। जयशंकर प्रसाद ने पूछा अपनी वाक्पटुता से कि आप महादेवी तो नहीं जान पड़ती? उन्होंने भी उत्तर दिया कि आप भी कहाँ प्रसाद लगते हैं, जो चित्र में बहुत भिक्षु जैसे लगते हैं, आप वो नहीं लगते। इस तरह से उनकी बातचीत शुरू हुई। और हिंदी के जो दो, मतलब अगर छायावाद के जो व्यक्तिगत अनुभूतियों को लेकर कविता रचते थे, 2 सबसे महानतम साहित्यकारों की मुलाकात कुछ ऐसी थी। और ये हिंदी का दुर्भाग्य कि दोनों की एक ही मुलाकात हो पाई। दोनों कभी गोष्ठी में नहीं मिले, दोनों कभी मंच तो उस समय कम ही होते होंगे, जहां तक कि मेरा अंदाजा, ऐसा कुछ जिक्र दिया भी नहीं गया इसमें। और जब ये मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने लिखा है कि उन दिनों वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे। क्या लिख रहे हैं पूछने पर उन्होंने प्रथम सर्ग का कुछ अंश पढ़कर सुनाया। दोनों की बातचीत हुई होगी। फिर महादेवी जाने लगी, चूंकि उनकी भी ट्रेन थी। प्रसाद कुछ दूर तक छोड़ने आए। महादेवी रिक्शे पे बैठी और प्रसाद धीरे धीरे ओझल हो गए आंखों से। इसके बाद हिंदी का सबसे जो सभी कवियों के साथ हुआ, चाहे वो निराला हो, प्रसाद हो, नागार्जुन हो,
कि जो हिंदी कवियों की गरीबी है, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, जब महादेवी अपने घर पहुंच गई उसके कुछ बरस बाद कामायनी पूरा हो चुका था और महादेवी वर्मा को एक किस्सा सुनने को मिला। और उसी बीच उन्होंने लिखती हैं, वो अपनी किताब में लिखती हैं कि और उसी बीच प्रसाद के अस्वस्थ होने का समाचार मिला, पर बहुत दिनों तक किसी को भी यह ज्ञात नहीं हो सका कि रोग क्या है। और ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, ये सबसे हिंदी साहित्यकारों के दुर्भाग्य की लाइन है। अंत में क्षय की सूचना भी हिंदी जगत के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। ये खुद महादेवी वर्मा लिख रही हैं कि अंत में क्षय की सूचना भी हिंदी जगत के लिए चिंता का कारण नहीं बन सकी। वो जयशंकर प्रसाद जो कामायनी लिखे हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे नाटक लिखे हैं, जिन्होंने कहानियां लिखी हैं, उस आदमी को क्षय रोग हो जाए और कोई चिंता ना करे, ये तब के रोग है, तब वो लोग भी इस व्यथा को समझते होंगे। आज के लोग भी थोड़ा समझनी चाहिए कि हिंदी, आज जो हम साहित्य पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा को बचाने के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, ये संस्कृति किस दौर से गुजरी है, किन लोगों ने इसमें कुर्बानी दी है, किन लोगों ने अपना जीवन खपाया है। और इसमें आगे है कि जब कामायनी का प्रकाशन हो चुका था और हिंदी जगत एक प्रकार से पर्व उत्सव मना रहा था कि हमें कामायनी मिल गई, और तब उनके महाप्राण की बेला आ गई थी। ये महादेवी वर्मा अपनी किताब में लिखती हैं। इसके बीच है कि महादेवी वर्मा एक, उन्होंने जो, अगर बात है जो साहित्य को समझते होंगे, कि उन्होंने दर्शन दिया, आनंदवाद का दर्शन था। ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके यही विडंबना है जीवन की। ये उनका दर्शन था। लेकिन इस दर्शन में बुद्धि की आधिक्य से पीड़ित हमारे युग को प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण दान कामायनी है, अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी, अपने समन्वयात्मक जीवन दर्शन के कारण भी। इस तरह से आनंदवादी कहने की प्रसाद को परंपरा बनती जा रही थी। इस पर महादेवी वर्मा लिखते हैं कि उस व्यक्ति को आनंदवादी नहीं कहना चाहिए। परंपरा चली आ रही है, वो ठीक है, आप उन्हें सम्मान देते हैं, पर कोई महान कवि विशुद्ध आनंदवादी दर्शन नहीं स्वीकार करता, क्योंकि अधिक और अधिक सामंजस्य की पुकार ही उसके सृजन की प्रेरणा है, और वह निरंतर असंतोष का दूसरा नाम है। एक तरफ आनंदवाद, ज्ञान दूर है क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यही विडंबना है जीवन की, और एक तरफ कवियों में असंतोष की भावना। दोनों को महादेवी अस्वीकार करती हैं कि दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। आनंदवाद का दर्शन अलग है, असंतोष की भावना अलग है। अधिक और अधिक सामंजस्य का जो पुकार है। और इसके बाद देखते हैं कि उनके महाप्राण की बेला ही आनंद अखंड घना था, जो कामायनी की लाइन है। विश्व जीवन का चरम लक्ष्य हो सकता है, परंतु उसे चरम सिद्ध तक पहुंचाने के लिए कवि को तो निरंतर साधक ही बना रहना पड़ता है। पर जब वीर, और आखिरी में जब इस किस्से को वो समाप्त करती हैं, प्रसाद से की जो मुलाकात हुई उनके बारे में जो किस्सा समाप्त होता है, आखिरी में उनकी लाइन है, पर जब हिमाद्री तुंग शुंग से, उनका जो प्रसिद्ध गीत है कि हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रता स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये जो उनका वो गीत है चंद्रगुप्त नाटक में, पर जब हिमाद्री तुंग शुंग से माँ भारती ने स्वर साधक को पुकारा, तब वह अपनी वीणा रखकर मौन हो चुका था। इस तरह से प्रसाद की एक मुलाकात का किस्सा महादेवी जी ने अपनी किताब पथ के साथी में संकलित किया है। हम ऐसी कुछ और कहानियां, कुछ और संस्मरण और कुछ और किस्से लेकर, जिससे आप अपने आप को थोड़ा आनंदित महसूस कर पाएंगे, अपने आप को थोड़ा ज्ञानवान महसूस कर पाएंगे, आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे थे काव्य चेतना। मेरा नाम प्रशांत है। धन्यवाद।